आईआईटी में पूछे गए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आईआईटी में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, और वो उसमें से एक है ये क्वेश्चन। कंसिडर द चार्ज कन्फिग्रेशन एंड ए स्फीरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर होल while calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be due to। और उसके बाद है जो कि एक चित्र बनाया गया है, इसमें एक स्फेयर के अंदर है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और स्फेयर के ऊपर है Q2 जो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कन्फर्म है कि जितने भी स्फेयर के ऊपर चार्ज है वो अंदर रहे या बाहर या स्फेयर के ऊपर रहे, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दिया है। वास्तविकता तो ये है कि इसके ऊपर जितने भी चार्ज रहेंगे स्फेयर के ऊपर, सभी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल द चार्जेस, ऑप्शन सी सही होगा। इसके अंदर जितना भी चार्ज रहेगा सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर है एक और पुराना क्वेश्चन जो कि पूछा गया एग्जाम में, वह है कि एक मेटालिक सेल हैज़ ए पॉइंट चार्ज Q कीप्ड इनसाइड इट्स कैविटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया गया है और ये है जो कि एक मेटालिक सेल है, मेटल का बना हुआ है। कुछ डायग्राम इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर चार्ज Q रखा गया है जो कि सेंटर में नहीं है। इस बात पर भी ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज Q रखा गया है वो सेंटर पर नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ होगा वो यहाँ पर जो न ए में है उसमें यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ जो कि सेंटर पर नहीं है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है वो देख रहे हैं कि मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग पहले ही जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि सरफेस के ऊपर से जब भी इंटर करेगा सरफेस में या सरफेस के ऊपर से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही नहीं कर पा रहा है ऑप्शन ए, तो ए तो नहीं हो पाएगा। बी देखते हैं क्या है। बी तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, बाहर निकल रहा हो या सरफेस पर इंटर कर रहा हो, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के ऊपर इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर और बाहर भी परपेंडिकुलर निकलता हुआ दिख रहा है, और सरफेस के अंदर मतलब जो मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? सी। डी में है जो कि परपेंडिकुलर तो सरफेस के ऊपर हो रहा है, लेकिन सरफेस के मतलब जो मेटल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दर्शा रहा है लाइन के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। फिर एक और क्वेश्चन अच्छा है, ये उनसे भी क्वेश्चन है, और वो ये है, ये भी एक बार पूछा हुआ है 2005 में आईआईटी में। अब तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हो गया है, पहले AIEEE और IIT होता था, इस सबको पता होगा शायद। 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. The electric field at point P is, यहाँ पर दिया गया है, ये है जो कि एक लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको समझना है कि एक सीट है। सीट का मतलब एक प्लेट है, जैसे ये कॉपी का एक पेज होता है, उसी प्रकार से समझना है कि वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है। तो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट उंगली दिख रहा है, बाकी पीछे का जो दिख नहीं रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर समझना है कि ये 3 मेटल का सरफेस लिया गया है और उसमें से एक पर चार्ज लैम्डा दिया है, दूसरा पर -2 लैम्डा, तीसरा पर माइनस लैम्डा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जेड एक्सिस के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। दोनों के सभी के बीच में एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर है।
तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कितना होगा पॉइंट P पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक दो जो प्लेन शीट होता है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लेट शीट होता है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q/2πε0। तो इसकी वजह से सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो सोल्यूशन उसका होगा वो क्या होगा, Q/2πε0। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो निकाले हैं वो इस प्लेट की वजह से निकाले हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर होगा, मतलब -z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर चार्ज की जगह पर क्या है, लैम्डा दिया है जो पूरा चार्ज है, तो λ/2πε0 हो गया प्लस। अब इसकी वजह से, इस सेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर जितना चार्ज है 2λ/2πε0, फिर प्लस इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव, नीचे की ओर होगा। यहाँ पर भी चार्ज कितना है? -λ, तो सिर्फ λ/2πε0। सभी को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा? LCM लेंगे तो नीचे में 2ε0 प्लस लैम्डा, 2λ और 1λ मिला के 4λ/2ε0। तो 2 और 4 कटेगा तो ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में सिर्फ ε0 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2λ, सॉरी लैम्डा नहीं है, डेल्टा है, लैम्डा बार बार बोल रहे थे, सॉरी, 2λ/ε0। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? निगेटिव z एक्सिस के, मतलब जब यूनिट वेक्टर हम लोग मानते थे तो x एक्सिस को हम लोग i मानते थे, y को j और z को k, तो निगेटिव z की ओर है, इसका मतलब -k होगा। जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? -k की तरफ होगा। तो उस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, two large vertical and parallel metal plates having a separation of 1 centimeter are connected to a DC voltage source of potential difference x। जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है v का वैल्यू वो x दिया है। ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स। It is found to move at 45 degree to the vertical just after released, then जो कैपिटल X है V is, उसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर जो सिचुएशन बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से, दो प्लेट्स है और उस पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस X है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव डायरेक्शन होगा इधर की ओर। यहाँ पर जो कि जो प्रोटॉन रखा गया है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कह रहा है कि जो वर्टिकल जस्टिस के साथ जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है mg, उसके साथ 45 डिग्री का बना रहा है, तो ये QE के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा। इसके साथ कितना बना रहा है? 45, तो ऊपर में भी 45 डिग्री बनाएगा, या यदि ऊपर बना रहा है तो नीचे भी 45 ही बनाएगा। तो कह रहा है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो QE के साथ भी 45 डिग्री। QE क्या है? फोर्स है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों में से कौन सा सही होगा वो हम लोग देखेंगे।
जो फोर्स होगा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर है। तो क्यू इज इक्वल टू एम जी, और ई इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, जो प्लेट शीट रहता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है भी बाई डी। डी क्या है, दोनों के बीच का गैप है या डिस्टेंस है, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यू इंटू ई की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, वी बाई डी इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर क्यू का वैल्यू प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन का वेट यहाँ पर रखा गया है। जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लिया गया है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिया गया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ऑप्शन इस प्रकार से कौन सा सही होगा वो आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा, कमेंट कर दिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन कहाँ पूछना है और कैसे पूछना है ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। Point charge Q moves from point P to point S along the path PQRS, एक फिगर दिया हुआ है, in a uniform electric field E pointing parallel to the positive direction of x axis. The coordinates of the point PQRS are AB0 to A00 and 000। मतलब है जो कि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है AB0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग ए और वाई एक्सिस के अलोंग बी, और जो दूसरा पॉइंट नेक्स्ट है उसमें 2A0 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 2A और वाई एक्सिस के अलोंग 0, जेड एक्सिस के अलोंग, जो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है। यहाँ पर तीनों एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। इसका मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ही, एक्स और वाई प्लेन में ही सिर्फ पार्टिकल मूव करेगा, मतलब एक ही प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाय द फील्ड इन द एबव प्रोसेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो चित्र बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, चित्र दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये है जो कि एक्स एक्सिस इसको माने हैं और ऊपर को वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माना है, तो हम लोग ई को क्या कहेंगे, आई के डायरेक्शन में भी कह सकते हैं, आई कैप कह सकते हैं इसको, डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। यहाँ पर है जो कि पॉइंट पी है, और ये जो सारा मूवमेंट हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा है। जो पॉइंट पी है इनिशियली यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था पार्टिकल, और उसके बाद पी से क्यू जुड़ गया है, क्यू से फिर इस पॉइंट पर आया है, ये आर हो सकता है, फिर यहाँ पर एस पर आ गया है। तो कह रहा है कि वर्क कितना किया करना पड़ा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन बाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे कैसे गया, डायरेक्ट पॉइंट पी से पॉइंट एस तक का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर ओनली डिपेंड करेगा। तो जो पॉइंट पी से एस तक का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोगों ने वेक्टर आर मान लिया है, और ये भी मान लिया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट हुआ है उसको ए मान लिए हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट हुआ है उसको हम लोगों ने बी माना है। तो यहाँ पर जो कि निगेटिव बाई की ओर हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस बी लिखे हैं, और यहाँ पर है जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस ए लिया गया है। तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ इंटू एस या एफ इंटू आर यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर आर कहेंगे। तो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पर ई के ऊपर एरो का निशान, जब यहाँ पर आई दे दिया है तो ई के ऊपर एरो का निशान देना कोई ज़रूरी नहीं रहता है, नहीं रह जाता है। तो क्यू ई
आई कैप डॉट माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो जब दोनों को डॉट करेंगे तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों को बारी बारी गुणा करेंगे, सॉरी डॉट करेंगे, माइनस ए आई कैप के साथ गुणा डॉट करेंगे क्यू ई आई कैप को, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्यू ई आई कैप को माइनस बी जे कैप के साथ डॉट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है कि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। तो इसको जब माइनस बी जे कैप को जब डॉट करेंगे क्यू ई आई के साथ तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आई और जे का जो डॉट होता है वो 0 होता है। तो जो बी का कंपोनेंट है जो वो सीधे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और बच जाएगा ओनली कौन, ए के साथ। यहाँ पर क्यू ई आई कैप इस प्रकार से देखो होगा, माइनस क्यू ए ई आई डॉट आई। तो आई डॉट आई हम लोग को पहले ही पता है क्या हो जाएगा 1, तो बस सिर्फ क्या जाएगा ये वाला। और यहाँ पर अगर बी वाला देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी ई आई डॉट जे, और ये वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बी का कंपोनेंट है वो तो समाप्त हो गया, तो ओनली कौन सा बच गया, माइनस क्यू ए ई और माइनस 0 ये बी के कंपोनेंट से। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो गया ये बताइएगा कमेंट करके। और कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको उपाय बताया गया है, उसमें आप जो कि क्वेश्चन जा करके पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही दें, कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।